हेलो साथियों, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, जो आप थंबनेल देख करके आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो बिल्कुल वही चीज है। साथियों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक पढ़ाऊंगा जिन जिन भाइयों को बहनों को हमेशा समास में प्रॉब्लम होता है। आज हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि कभी भी आपकी जिंदगी में भी समास से कमी कभी महसूस नहीं होगी। समास एक बार में आपका क्लियर होगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में और देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तब तक साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो जितने भी कठिन से कठिन चीजें हैं उन्हीं का सोल्यूशन हम यूट्यूब पर डालते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या है साथियों? समास। समास से क्वेश्चन साथियों आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी का यह चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपको 4 नंबर पक्के होते हैं, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना तय है। तो साथियों, हम इसे देख लेते हैं। समास। समास में पहली चीज आपको ये देखना है, जहां से क्वेश्चन बनता है हम शुरू से लेकर के अंत तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समास। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का अर्थ होता है कथन। इसलिए साथियों दोनों मिला करके समास का शाब्दिक अर्थ बन जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? संक्षिप्त कथन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। तो यहां तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसके अंदर की बातें करेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज थी कि समास होता क्या है और समास को समझते कैसे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझते हैं इसके अंदर की बातें कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो साथियों, समास दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो आप इसे नोट कर लीजिए कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से, 2 या 2 शब्दों से, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। साथियों, समास किसे कहते हैं? सामासिक पद और समस्त पद किसे कहते हैं? ये अगर देखा जाए तो समास के नियमों से बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। ये सब बेसिक सी चीजें हैं, हम इसे जानेंगे पहले, उसके बाद में समास के अंदर हम इंटर करेंगे। तो साथियों, अब आ जाता है इसके बाद में समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के भेद साथियों, समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद हैं। कितने हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास एक बार में हम 6 के 6 जान लेते हैं। आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और एक बार में हम कंठस्थ भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है साथियों अव्ययी भाव समास। कौन आता है? अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। साथियों जैसा कि आप जान रहे हो ये पहला है, तो अव्ययी भाव समास यानी कि इसके शब्दों में ही शब्द छुपा हुआ है अव्ययी भाव। अव्ययी मतलब पहले तो हो गया अव्यय, क्या हुआ अव्यय प्लस भाव, भाव यानी कि भाव यानी कि दिल की अंतर आत्मा जो कहती है उसे भाव कहते हैं, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास से पहले ही शब्द में आ जाता है कि अव्यय, जिन शब्दों में अव्यय का भाव हो, जिन शब्दों में अव्यय का भाव हो उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं साथियों, अब अव्यय की रही बात है तो अव्यय स्पेशल हम चैप्टर आपको वो भी पढ़ाएंगे, पहले आज हम यहीं पर जानेंगे। तो अव्ययी भाव समास जैसा कि आप उदाहरण में समझ जाओगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, बस आपको ऐसे शॉर्टकट में हम बताते हैं, हमेशा आप कभी नहीं भूलोगे, एक समास से आज से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय कौन कौन से हैं साथियों, अव्यय उदाहरण में अगर देखा जाए, उदाहरण में अव्यय कौन से हैं साथियों, अनु, आ, प्रति, यथा, यथा, अनु, प्रति, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द अव्यय होते हैं, यानी कि जैसे प्रतिदिन, आपको ऐसे दे दिया प्रतिदिन, तो साथियों प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो साथियों अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिदिन का जब विग्रह आप करोगे तो प्रति प्लस दिन हो जाएगा, यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, प्रति प्लस दिन, ऐसा होता है ना। तो प्रतिदिन समास विग्रह प्रति प्लस दिन यानी कि प्रतिदिन। तो साथियों प्रति में ये क्या है, ये अव्यय है, इससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो प्रति अव्यय है, इसलिए यह प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथासंभव, जैसे यथा से यथासंभव बन जाता है, तो साथियों उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं अव्ययी भाव समास आपके समझ में आ गया होगा। जो शब्द अव्यय होते हैं पहले उसी को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कह देते हैं। नेक्स्ट साथियों दूसरा भेद इसका क्या है, तत्पुरुष समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में विभक्तियों का लोप होता है, कारक विभक्ति का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। जिस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में साथियों कर्ता की गिनती नहीं होती है। कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे कि कारक चिन्ह कैसे होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के री रारे री नाने नी मामे मी, अधिकरण में पर, ऐसा होता है ना, अधिकरण में पर हे भो हरे संबोधन के लिए बोला जाता है। तो साथियों कर्ता नहीं होता, इसमें कर्म से गिनती होने शुरू हो जाती है। तो साथियों तत्पुरुष समास, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के जरिए से आपको हम समझाते हैं, जैसे कि राजकुमार, क्या राजकुमार, तो इसका आप जब विग्रह करोगे तो हो जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो साथियों इसमें देखिए राजकुमार से राजा का कुमार बन जाता है। तो का साथियों का क्या है, कर्ता, जब कारक आप चिन्ह पढ़ोगे तो का किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की क्या आ जाता है साथियों, संबंध,
संबंध कारक इसमें छुपा हुआ है, यानी कि जब कारक विभक्ति की बात आ जाती है तब वह तत्पुरुष समास हो जाता है। तो साथियों बस यही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप इसे जरूर लिखिए। हम उत्तर पद और पहला पद या निम्न पद ऐसा कुछ नहीं, पद आप बिल्कुल मत याद करिए, नहीं तो पद याद करते करते उत्तर पद आपके समझ में ही नहीं आएगा और उत्तर पद की वजह से आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, हमें एग्जाम केवल क्वालिफाई करना है और हमें पढ़ना है कि हाँ ये चीज कौन सा समास है, बस इतना समझना है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल इसमें समझना है कि कैसे यह क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कुल मिलाकर के बस वही कारक विभक्ति जो होती है, कारक चिन्ह उसी का लोप होता है, वो गायब रहता है, वही चीजें आ जाती हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर पे आ जाता है कौन सा समास, तीसरे नंबर का समास है साथियों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहते किसे हैं, हम इसे भी देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, कर्मधारय समास जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो। ठीक है, जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। यानी कि विशेषण जो साथियों संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक ना, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ऐसा होता है। तो साथियों और विशेषण, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि विशेष एक प्रकार की संज्ञा ही होती है और विशेषण विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो साथियों कर्मधारय समास में आपको विशेषण चुनना है। उदाहरण के जरिए से आपको समझाते हैं कि इसमें विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन आ जाता है साथियों परमानंद, परमानंद परमानंद में, परमानंद का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद कैसा है। तो साथियों विशेषण की पहचान यदि आप नहीं पढ़े हो या पढ़े हो या कैसा भी है तो विशेषण की पहचान कैसे होती है ये हम बताते हैं। साथियों किसी भी शब्द में जब आप कैसा शब्द जोड़ेंगे, कैसा, कैसा से हो जाता है विशेषण की पहचान। ठीक है, कैसा है, कैसा में जो आंसर आएगा वही विशेषण हो जाएगा। परम है जो आनंद, आनंद कैसा है, आनंद है परम, यानी कि ये है विशेषण। ठीक है ना, और किस प्रकार से है, आनंद यानी कि परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद यानी कि इसमें विशेषण है। ठीक है ना, आनंद की विशेषता ये बता रहा है कि आनंद जो है परम है, परम आनंद है, तो वही विशेषण है। और उसके बाद में संज्ञा क्या हो जाता है, संज्ञा क्यों हुई, विशेष कहा जाता है, ये संज्ञा है। तो साथियों इसी प्रकार से जिसमें जिसमें भी विशेष छुपा रहता है और विशेषण छुपे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, जिसका संबंध विशेषण व विशेष से हो। कैसा शब्द आप जोड़ दोगे तो विशेषण का पता बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है ना, कि कैसा है। नेक्स्ट साथियों उदाहरण में जैसे आपको समझा देते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, ये ऐसा बन जाता है इसका विग्रह, चंद्र के समान मुख। चंद्रमुख का क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख। अब इसमें आप जब कैसा शब्द जोड़ेंगे, कैसा, कैसा है, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान, कैसा है, चंद्र के। तो साथियों ये हो गया आपका विशेषण और ये हो जाएगा आपका विशेष्य, मुख। ठीक है ना,
तो इसी प्रकार से साथियों विशेषण और विशेष की जब समानता पाई जाती है, जब विशेष और विशेषण मिलते हैं जिस भी समास में, उसे हम कर्मधारय समास बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो साथियों इसे लाइक कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि साथियों इस लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो को कितने लोग लाइक किए और कितने लोग डिसलाइक किए और कितने लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं चैनल पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में साथियों जो भी समास है बहुत सिंपल सा समास है। अब बचता है 3 और समास। चौथे नंबर पे आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास साथियों जिस भी समास में गिनती शब्द आ जाता है, जिस समास में जैसे गिनती आ जाए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास साथियों द्वंद्व और द्विगु गिनती, द्वंद्व में और या शब्द जुड़ा होता है और द्विगु में क्या होता है? गिनती होता है, यानी कि अंक, यानी कि संख्यावाचक होता है। तो साथियों संख्यावाचक में कैसे होता है? जैसे आपको उदाहरण में दे दिया जाए दोपहर, दोपहर, दोपहर होता है ना, यानी कि दोपहर का समूह है। क्या है? दोपहर, यानी कि दो पहरों का समूह है। उसके बाद में सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह है। दो पहर का समूह, दो पहरों का समूह, यानी कि इसमें गिनती आ रहा है। क्या आ रहा है? गिनती आ रहा है। इसलिए साथियों, और नेक्स्ट सबसे बड़ा डाउट मैं आपको क्लियर करता हूं यहीं पर। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है दशानन, क्या आ जाता है? दशानन, दशानन आ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि इसमें 10 जो है संख्यावाचक है। क्या है? 10 जो है संख्यावाचक है, तो इसे भी द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम जो समास बचा है बहुव्रीहि समास, उसको भी हम कवर करेंगे, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दशानन में क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके संख्यावाचक तो आएगा, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, आनंद है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात भाई साथियों आपको पता ही होगा कि 10 आनंद किसके थे? किसके थे 10 आनंद? यानी कि 10 सिर किसके थे? तो अर्थात में क्या आ जाता है? रावण, अर्थात रावण। तो साथियों रावण शब्द यहां से बन जाता है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। तीसरे, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए यह बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो लोग यहीं पर गलत कर बैठते हैं कि 10 जब संख्यावाचक देख लिए तो द्विगु समास में टिक लगा दिए और आंसर हो गया। गलत सिलेक्शन कहां से होगा? नहीं हो सकता साथियों। बुरा मत मानिएगा, अपने अंदर की कमी को दूर करिए। एक बार में मैं पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो साथियों दशानन से संख्यावाचक तो होता है, लेकिन यह तीसरे की ओर संकेत करता है। पहले आप ये देखिए दोपहर का समूह, क्या ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है? इससे कोई तीसरा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, इसलिए यह संख्यावाचक है। तो द्विगु समास एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो द्विगु समास भी आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद में मैं आपको बताऊं, द्विगु समास के बाद आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में साथियों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला वाला भी पद प्रधान होगा, दूसरा वाला पद भी प्रधान होगा, और शब्द का लोप होता है। क्या होता है? जिस समास में योजक चिन्ह, क्या यानी कि डैश चिन्ह जो होता है ना, वो चीज लगा होता है, वही होता है द्विगु द्वंद्व समास। तो जिस समास में
दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उदाहरण के जरिए से आप समझेंगे, ज्यादा बेटर पड़ेगा। उदाहरण में क्या आ जाता है? उदाहरण में जैसे आ जाता है माता पिता। माता पिता। तो साथियों इसमें देखिए ये वाला चिन्ह लगा है ना, जो ऐसे डैश करके चिन्ह लगाया जाता है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चिन्ह लग जाता है भाई बहन। भाई बहन। लाभ हानि। लाभ हानि। तो देखिए इसका कैसे होगा? इसमें हो जाएगा माता और पिता। ठीक है? भाई और बहन। लाभ या हानि। लाभ या हानि। तो साथियों ये सब तो सिंपल है एकदम से, बिल्कुल। यहां पर और या ये चीजें लुप्त रहता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? द्वंद्व समास। ऐसा आप याद कर लीजिए कि द्वंद्व और द्विगु गिनती क्या होता है? द्वंद्व और द्विगु गिनती। दो समास तो 100% क्लियर हो गए यहीं पर, और पूरा का पूरा हम क्लियर करवा दिए यार। अब किसमें आपका डाउट है? किसी में भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो द्वंद्व और द्विगु गिनती, इसको आप हमेशा रट के रखिए, हमेशा खत्म हो जाएगा। ठीक है? और साथियों इसी के साथ में अंतिम कौन सा समास है? अंतिम में आ जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का साथियों उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है? तो साथियों बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? जिस समास में, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जिस समास में किसी तीसरे की ओर संकेत हो। किसी तीसरे की ओर संकेत हो। जिस समास में किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाए, इसका कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं है, किसी तीसरे की ओर जब संकेत होता है उसे ही हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। जैसा कि उदाहरण के जरिए से आप समझिए, जैसा है पीतांबर। पीतांबर। ठीक है? नीलकंठ। नीलकंठ। साथियों इसी दो उदाहरण के जरिए से हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको अभी हम दशानन कुछ समय पहले ही बताए थे, तो ऐसा भी। तो साथियों पीतांबर यानी कि पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात में कौन आ जाता है? पीला अंबर। यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है? पीला वस्त्र साथियों नारायण श्री हरि भगवान विष्णु जी हैं। कौन है? अर्थात विष्णु। ठीक है? नेक्स्ट साथियों नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात साथियों नीलाकंठ किसका है? क्या आप बता सकते हो? नीलकंठ भगवान होते हैं, हम लोग कहते भी है नीलकंठ भगवान, अर्थात शंकर भगवान। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें हलाहल विष निकला था, हलाहल विष निकला था, तब साथियों उसको जब शंकर भगवान ने पी लिया था, ग्रहण किया था, तभी वो क्या किए कि अपने कंठ से नीचे उसको उतरने ही नहीं दिए, नहीं तो उनकी शायद मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो हलाहल वृक्ष था, वो महाकाल थे, उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं साथियों, उन पर विश्वास करिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। भक्ति भजन भी थोड़ा करिएगा साथियों। नीला है कंठ अर्थात उनका कंठ जो है नीला हो गया, तभी से उनको नीलकंठ भगवान भी कहा जाता है। तो नीलाकंठ भगवान अर्थात शंकर भगवान, शंकर जी। ठीक है ना? तो शंकर भगवान जी हैं। तो साथियों बहुव्रीहि समास किसी तीसरे की ओर संकेत होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं?
बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो सो दोस्तों, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज से अब जो भी समास में आपको प्रॉब्लम था, जिसको प्रॉब्लम था, तो उम्मीद तो हम यही करेंगे साथियों कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। सो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और जो भी वीडियो हम रोजाना अपलोड करते हैं उसे जरूर देखा करिए, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वो एग्जाम में आपकी मदद करने वाले हैं। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।